प्रबंध के क्रमागत विकास के चरण में जो प्रबंध के विस्तृत विकास युग में चौथा भाग है व्यावहारिक विज्ञान विचारधारा का युग, द इरा ऑफ बिहेवियरल साइंसेज अप्रोच। द इरा ऑफ बिहेवियरल साइंस अप्रोच। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के विकास के साथ साथ इसकी कमियां भी सामने आने लगी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि का एक तकनीकी दृष्टिकोण बनकर रह गया था। इसमें मानवीय पहलू पीपल साइड की पूर्णतः उपेक्षा की गई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार यह केवल औद्योगिक इंजीनियरिंग पर आधारित दृष्टिकोण था। इसमें श्रमिक को एक मशीनी उपकरण तथा आर्थिक व्यक्ति की दृष्टि से देखा गया था। तत्कालीन मनोवैज्ञानिकों का यह मत था कि मानवीय पहलुओं पर ध्यान दिए बिना उच्च उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। व्यवहारवादी विज्ञान विचारधारा की नींव गेंट की मानवतावादी प्रबंध की दृष्टि के साथ ही पड़ चुकी थी, किंतु ह्यूगो मन्स्टरबर्ग ने सर्वप्रथम व्यक्ति की केंद्रीयता सेंट्रलिटी ऑफ द इंडिविजुअल को पहचाना तथा प्रबंध के अध्ययन को श्रमिकों तथा उनके अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित करने का सुझाव दिया। व्यवहारवादी विचारधारा का प्रारंभ वास्तविक रूप में 1879 से माना जा सकता है, जबकि विल्हेम्स वंटर ने इसी वर्ष में मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये व्यक्ति के मनोविज्ञान को प्रायोगिक विज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइंसेज के रूप में रूपांतरित करने का पहला प्रयास था। उसके बाद से प्रबंध की व्यवहारवादी विचारधारा का विकास क्रमिक रूप से हुआ, जिसे हम 3 चरणों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, औद्योगिक मनोविज्ञान का जन्म। औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रयोग करने का सुझाव सर्वप्रथम ह्यूगो मन्स्टरबर्ग ने दिया था। उन्हें औद्योगिक मनोविज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1913 में उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी प्रकाशित हुई थी। ह्यूगो मन्स्टरबर्ग का मत था कि औद्योगिक मनोविज्ञान तथा वैज्ञानिक प्रबंध को आपस में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक ही सत्य की बात कर रहे हैं कि कार्यकुशलता अत्यधिक हाँकने से प्राप्त नहीं की जा सकती। मन्स्टरबर्ग की वैज्ञानिक प्रबंध के विरोध में नहीं थे। उनका मत था कि कार्यकुशलता वैज्ञानिक कार्य विश्लेषण के साथ साथ श्रमिक का उसके कार्य तथा मन के साथ समायोजन करने से ही बढ़ सकती है। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने की निम्न 3 विधियां बताई थी। सर्वश्रेष्ठ श्रमिक का चुनाव करके, ऐसा श्रमिक जिसकी मानसिक गुण उसके कार्य के अनुरूप हो। श्रेष्ठ कार्य का निर्माण करके, अर्थात उत्पादकता बढ़ाने के लिए आदर्श मनोवैज्ञानिक दशाओं को उपलब्ध करा के, और तीसरा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव का उपयोग करके, जिसे उन्होंने संभवतः सर्वश्रेष्ठ प्रभाव कहा था, द बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट। उन्होंने कार्य की दशाओं में प्रयोगशाला तकनीकों के प्रयोग का सुझाव भी दिया था। उन्होंने श्रमिकों के चयन, प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल निर्धारण, व्यवहार अभिप्रेरणा आदि कार्यों में मनोवैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने सुझाव दिया था। उनका विश्वास था कि इससे श्रमिकों के कार्य समय में कमी होगी, मजदूरी में वृद्धि होगी तथा कार्य संतुष्टि बढ़ेगी। औद्योगिक मनोविज्ञान के विकास में मन्स्टरबर्ग के साथ साथ श्रीमती लेनिन गिलब्रेथ, वॉल्टर डिल स्कॉट आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1920 तक इन विचारकों के प्रयासों से औद्योगिक मनोविज्ञान प्रबंध की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में स्थापित हो गया था। दूसरा है मानवीय संबंध विचारधारा का जन्म। प्रबंध को एक व्यवहारवादी विज्ञान का स्वरूप प्रदान करने में मानवीय संबंध विचारधारा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस विचारधारा के जन्मदाता जॉर्ज इल्टन मेयो रहे हैं। इन्होंने अपने सहयोगियों प्रोफेसर एफ.जे. रोथरसबर्गर तथा विलियम जे. डिक्सन के साथ मिलकर मानवीय संबंधों की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे। प्रोफेसर मायो ने परीक्षण वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो में स्थित हॉथॉर्न संयंत्र में श्रमिकों पर किए थे। ये प्रयोग 1924 से 1933 की अवधि में किए गए थे। इन परीक्षणों के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित थे। जो हॉथॉर्न प्रयोग किए गए थे उनके निष्कर्ष निम्नलिखित है। पहला, श्रमिकों की उत्पादकता पर भौतिक वातावरण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, श्रमिकों की उत्पादकता को मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक घटक ही स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं।
तीसरा, श्रमिक केवल आर्थिक मनुष्य ही नहीं है वरन सामाजिक मनुष्य भी है, अतः वह अपने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कार्य करता है। चौथा, कारखानों में श्रमिक अनौपचारिक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इन समूह द्वारा निर्धारित मान्यताओं एवं आचार संहिताओं का स्वेच्छा से पालन किया जाता है। पांचवा, कर्मचारियों के कार्यों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करके उनके मनोबल एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। श्रमिकों की शिकायतें केवल तथ्यों का विवरण मात्र ही नहीं होती है, वे श्रमिकों के अंतःकरण तथा मन पर लगी ठेस का प्रमाण भी होती है। भौतिक तत्वों पर नियंत्रण करना संभव है, किंतु मानवीय तथा सामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करना संभव नहीं होता है। जब कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है तो उनकी कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव होता है, फलतः उत्पादकता बढ़ जाती है। इसे मायो ने होतोन प्रभाव का नाम दिया था। प्रबंधकों को तर्केतर व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक श्रमिक अपने जीवन तथा कार्यविधि के लिए श्याम पर तर्क नहीं वरन सामाजिक संबंधों की विधि चाहता है। कारखाने को एक सामाजिक प्रणाली तथा श्रमिक को एक चेतनायुक्त प्राणी के रूप में देखा जाना चाहिए। मियो ने निम्न तथ्यों के आधार पर भीड़ परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया था। कार्य समूह में प्रतिस्पर्धा नहीं वरन सहयोग की भावना महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति अपने सब हित की पूर्ति के लिए नहीं वरन समूह निष्ठा प्रतिष्ठा के लिए भी कार्य करता है। व्यक्ति तरक्की की अपेक्षा भावनाओं से अधिक प्रेरित होते हैं। स्वतंत्र, उदार व सहानुभूतिपूर्ण पर्यवेक्षण शैली श्रमिकों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। परिवर्तन के प्रति श्रमिकों की जो प्रतिक्रिया होती है वह उनके सामाजिक अनुबंधन तथा कार्य पर सामाजिक स्थिति में से प्रभावित होती है। संगठन में कार्य एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं वरन एक सामूहिक क्रिया होती है। उद्योगों में मानव सहयोग एवं सामाजिक कौशल अत्यंत आवश्यक होता है। समाज में व्याप्त निस्सहायता अस्त व्यस्तता की स्थिति को दूर करने के लिए एक नए नेतृत्व का उदय होना आवश्यक है। श्रमिकों की समस्याओं का कोई एक कारण नहीं होता है वरन उनकी व्याख्या समग्र स्थिति के मनोविज्ञान के विश्लेषण से ही संभव है। होर्टोन प्रेक्षणों ने प्रबंध की विचारधारा को एक नई दिशा प्रदान की है। इन प्रेक्षणों के फलस्वरूप प्रबंध की परंपरागत मान्यताओं पर प्रहार हुआ है। मियो के प्रयोग प्रबंध विचारधारा के इतिहास में मील का पत्र सिद्ध हुए हैं। उद्योगों में मानवीय तत्व की पुनर्स्थापना हुई है। इन प्रेक्षणों से कई भ्रांतियां व कल्पित हुई धारणाओं का विघटन हुआ है। इन शोध परिणामों के बाद श्रमिकों की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विचार किया जाने लगा। श्रम संघ का विकास हुआ तथा तानाशाही प्रबंध के प्रवृत्तियों का अंत होने लगा। हेरोल्ड पोलार्ड लिखते हैं कि उस समय जबकि प्रबंध के क्षेत्र में नई तकनीकों पद्धतियों पर बल दिया जा रहा था, मायो ने उनकी सार्थकता को चुनौती दी तथा मानवीय संबंध को प्रबंध की सफलता का आधार बनाया। अन्य विचारों का योगदान मानवीय संबंध विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों में कई व्यवहारवादी विचारकों का योगदान भी रहा है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार है। मेरी पार्कर फोलेट फोलेट ने संबंधों के मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। आपने प्रबंध के कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे नेतृत्व, रचनात्मक संघर्ष, आदेशों का मनोविज्ञान, सत्ता, नियंत्रण, समायोजन, सहभागिता, सहमति, समझौता आदि पर अपने मूल्यवान विचार प्रकट किए थे। उन्होंने प्रबंध में मेलझोल, समूह चिंतन तथा नवीन प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया था। ओलिवर शेल्डन ने भी उद्योगों को मशीनों का पुंज नहीं वरन मनुष्यों का समुदाय तथा मानवीयता का एक जटिल आकार माना था। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को सामाजिक व्यवहार के साथ सम्मत करने की बात कही थी। उनका आदर्श था व्यक्ति पहले, मैन इज फास्ट। चेस्टर आई बर्नार्ड ने प्रबंध के प्रक्रिया का मानवीय एवं सामाजिक विश्लेषण किया। व्यवहारिक विचारधारा के विकास में उनकी अनुपम कृति द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने प्रबंध एवं संगठन का मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय विवेचन किया था। उन्हें सामाजिक प्रणाली विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। सतत रूप से विकसित हो रही व्यवहारवादी विचारधारा में कई आधुनिक प्रबंध विचारकों जैसे हर्बर्ट ए साइमन, क्रिस आगिरस, सेलेकमैन, लिविट आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1930 के दशक तक मानवीय संबंध आंदोलन का झुकाव श्रम शक्ति की ओर हो गया था। श्रमिकों को मानव समझो, मानवीय आचरण श्रमिकों को प्रेरित करता है।
श्रमिकों की संतुष्टि उद्योग की प्रकृति है आदि नारे उठाए जाने लगे। इस बदलती हुई दशा में परम विचारधारा ने एक नया मोड़ और ले लिया। तीसरा है व्यावहारिक विज्ञान के रूप में विकास। 1940 के बाद मानवीय संबंध की विचारधारा और अधिक विकसित हुई। कई विद्वान ये मानने लगे कि मनुष्य केवल सामाजिक संबंधों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है, बल्कि वे अपने मानसिक, भावात्मक तथा आत्मविकास की आवश्यकताओं से भी प्रेरित होकर कार्य करता है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र के विकास ने प्रबंध को एक व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में विकसित होने में सहयोग दिया। प्रबंध में इन व्यवहारवादी विज्ञानों के अनेक सिद्धांतों विचारधाराओं का प्रयोग किया जाने लगा। अनेक व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने प्रबंध के विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक अंतर्व्यवहार, अभिप्रेरणा, सत्ता के प्रारूप, संगठनात्मक अभिरचना, संप्रेषण, नेतृत्व, कार्य पुनर्रचना, जॉब रीडिजाइन, कार्य जीवन की किस्म, व्यक्तिगत आवश्यकताओं आदि पर कार्य करना प्रारंभ किया। प्रबंध की व्यवहारवादी विज्ञान विचारधारा ने 1960 व 70 के दशकों में अत्यधिक प्रकृति की। इवेंस विच तथा गिब्सन ने इस विचारधारा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ये संगठनों में अवलोकनीय तथा सत्यापनीय वेरीफाइबल मानव व्यवहार का अध्ययन है। वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए ये मानव व्यवहार के मामले पर अपना ध्यान केंद्रित करती है तथा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र व मानवशास्त्र के संगतपूर्ण विचारों का उपयोग करती है। परंपरागत प्रबंध विचारधारा, वैज्ञानिक प्रबंध एवं प्रशासनिक विचारधारा कर्मचारी को एक विवेकपूर्ण आर्थिक मनुष्य के रूप में देखती है, जबकि मानवीय संबंध विचारधारा कर्मचारी को एक सामाजिक मनुष्य, सोशल मैन बना देती है। किंतु व्यवहारवादी विज्ञान विचारधारा कर्मचारी का एक जटिल मनुष्य अथवा आत्मविकास मनुष्य के रूप में अध्ययन करती है और परंपरागत मनुष्य केवल आर्थिक लाभों और उपयोगिताओं से प्रेरित होता था। मानवीय संबंध प्रबंध में सामाजिक संबंध कर्मचारी की प्रेरणा का स्रोत बना। किंतु व्यवहारवादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि आधुनिक व्यक्ति कार्य, मानसिक संतुष्टि तथा आत्मविकास से प्रेरित होता है। व्यवहारवादी विज्ञान परम विचारधारा के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख प्रबंध विचारक निम्न रहे हैं। कुर्ट लेविन 1890 से 1947। कुर्ट लेविन एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यक्तित्व व्यवहार की अवधारणा पर अपने विचार दिए थे। उनका परिवर्तन मॉडल, शक्ति क्षेत्र विश्लेषण तथा अभिलाषा स्तर की अवधारणा विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। उन्होंने व्यवहार परिष्कार, अभिप्रेरण तथा समूहगति विज्ञान पर कई प्रयोग किए थे। रेनिस लिकट 1903। लिकट के अध्ययन का केंद्र मानव रहा है। उनके अनुसार कर्मचारी एक मशीनी पिया नहीं वरन मानव है। मैन इज नॉट ए कोग बट ए ह्यूमन बीइंग। व्यापक अनुसंधान के पश्चात लिकट ने निष्कर्ष निकाला था कि अधिक उत्पादन के लिए कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण के स्थान पर कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण अधिक महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉई सेंटर्ड सुपरविजन। लिकट अधिक कड़े तथा व्यक्ति दर व्यक्ति पर्यवेक्षण के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने प्रबंध की 4 शैलियों का निर्धारण किया था। ये इस प्रकार है: प्रणाली 1 शोषणात्मक निरंकुश, प्रणाली 2 हितकारी निरंकुश, प्रणाली 3 परामर्शात्मक, प्रणाली 4 सहभागी समूह। लिकट ने प्रणाली 4 शैली को सर्वश्रेष्ठ बताया था। उन्होंने समूह लक्ष्यों द्वारा प्रबंध अवधारणा की भी चर्चा की थी। मैनेजमेंट बाय ग्रुप ऑब्जेक्टिव। डगलस मैकग्रेगर 1906 से 1964। डगलस मैकग्रेगर ने मानव व्यवहार के संबंध में 2 विरोधी विचारधाराओं का प्रतिपादन किया था, जिन्हें अक्ष तथा वाई विचारधारा के नाम से जाना जाता है। अक्ष विचारधारा मानव व्यवहार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। ये व्यक्ति को स्वभाव से कामचोर एवं आलसी मानती है। वह जिम्मेदारी से बचना चाहता है। उसमें आकांक्षा की कमी होती है, तब वह दूसरों के निर्देशन में कार्य करना पसंद करता है। अतः इस विचारधारा में विश्वास रखने वाले प्रबंधक कर्मचारियों के कार्यों पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। दूसरी ओर वाई विचारधारा में व्यक्ति कार्य को खेल कूद की भांति स्वाभाविक मानता है। वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले। वह सीखना पसंद करता है। व्यक्ति सब विकास, सब निर्देशन, अनुशासन, प्रेरणा, कार्य के प्रति वचनबद्धता तथा उत्तरदायित्व को चाहता है। ये विचारधारा प्रबंधकों को कर्मचारियों की क्षमताओं तथा उनके व्यवहार के प्रति सकारात्मक रूप अपनाने पर बल देती है।
इब्राहिम एच मास्लो 1908 से 1970। इब्राहिम मास्लो ने 1943 में किताब लिखी थी ह्यूमन बियर। मास्लो ने मानव के अभिप्रेरण की विचारधारा को स्पष्ट किया था। उन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को एक क्रम में 5 श्रेणियों शारीरिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक, स्वाभिमान तथा आत्म विकास में बांटा था। मास्लो का मत था कि व्यक्ति एक निश्चित क्रम में ही अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयास करता है। व्यक्ति कभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता है। अतृप्त आवश्यकता ही व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है। अनसेटिस्फाइड नीड मोटिवेट्स ए पर्सन तथा संतुष्ट आवश्यकता उत्प्रेरक का कार्य नहीं करती है। हर्जबर्ग, फ्रेडरिक हर्जबर्ग 1923। हर्जबर्ग ने अभिप्रेरण की दीर्घघटक आरोग्य विचारधारा का प्रतिपादन किया था। हर्जबर्ग का कहना था कि मनुष्य की आवश्यकताओं को 2 समूह हैं। प्रथम समूह में स्वास्थ्य तत्व, हाइजीन फैक्टर आते हैं। ये तत्व कार्य के वातावरण का निर्माण करते हैं। ये स्वास्थ्य तत्व अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक है, किंतु वे स्वयं अभिप्रेरणा नहीं देते हैं। इनके अभाव में असंतुष्टि उत्पन्न होने लगती है, किंतु इनके होने से प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती है। द्वितीय समूह में अभिप्रेरक तत्व है, मोटिवेटिंग फैक्टर, जो कर्मचारियों की अभिप्रेरणा से ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। हर्जबर्ग की विचारधारा अत्यंत व्यावहारिक है। क्रिस आर्गिरिस 1923। संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में क्रिस आर्गिरिस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने मानव व्यक्तित्व, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, व्यवहार प्रतिरूप, सचेतना प्रशिक्षण, संगठनात्मक नेतृत्व, सहभागी प्रबंध, संगठनात्मक प्रभावशीलता, ज्ञान प्रतिरूप, प्रक्रिया परामर्श आदि प्रबंध के आयामों पर अपने सृजनात्मक विचार दिए हैं। अपरिपक्वता, परिपक्वता विचारधारा तथा संगठन की विलय प्रक्रिया अवधारणा उनकी अत्यंत चर्चित विचारधाराएं हैं। वॉरेन बेनिस 1925। वॉरेन जी बेनिस एक समाज मनोवैज्ञानिक, संगठन सिद्धांती तथा व्यवहारवादी वैज्ञानिक है। उन्होंने नौकरशाही पद्धति के समापन की घोषणा की है। उनकी सुगठित जनवाद, ऑर्गेनिक पॉपुलिज्म की अवधारणा अत्यंत चर्चित रही है। उन्होंने व्यक्ति सत्ता, संगठनात्मक मूल्यों की नई विचारधारा की कल्पना भी की है। बेनिस ने एक नव मानवतावाद के विचार को भी प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार संगठनात्मक पुनर्जीवन के बाद यदि प्रबंधक व वैज्ञानिक दोनों अपना अपना बौद्धिक योगदान दे तो वे आनंदपूर्ण संगठनों का विकास कर सकते हैं। विक्टर एच वुरम 1932। वुरम ने संगठनों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या विश्लेषण किया है। उन्होंने औद्योगिक समाज में कार्य व्यवहारों, अभिप्रेरण, कार्य संतुष्टि, कार्य निष्पादन, कार्य भूमिकाओं, नेतृत्व आदि का गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उन्होंने मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली प्रौद्योगिकी तथा मनोविज्ञान के मध्य एक उपयुक्त पुल तैयार करने का प्रयास किया था। वुरम नेतृत्व निर्णय विचारधारा पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञ है। रेमंड माइल्स। रेमंड ने कर्मचारियों को निर्णय तथा विभागीय कार्यों में सहभागी बनाने पर विशेष जोर दिया है। उनका मत है जब निष्पादन वृद्धि होती है तो संतुष्टि बढ़ती है तथा इससे कर्मचारी संगठनात्मक क्रियाओं में अधिक रुचि लेने लगता है। व्यवहारवादी विज्ञान विचारधारा के मुख्य तत्व है। ये विचारधारा संबंधों के स्थान पर कार्य की प्रकृति पर बल देती है। इसके अनुसार कार्य व्यक्ति की संतुष्टि का एक वृहत स्रोत हो सकता है। ये व्यक्ति के लिए पद, सम्मान, चुनौती, मान्यता, योग्यता, प्रदर्शन का साधन बन सकता है। ये विचारधारा व्यक्ति को एक जटिल मनुष्य अथवा आत्मविकास की ओर प्रवृत्त मनुष्य के रूप में देखती है। इसके अनुसार मानव व्यवहार अत्यंत गतिशील है। ये समूह विहार, अंतर्वैयक्तिक विहार तथा अंतर्विहार के अध्ययन पर बल देती है। ये अंतर्विषय दृष्टिकोण को अपनाती है। अतः विभिन्न व्यवहारवादी विज्ञानों के विचारों का प्रबंध में उपयोग करने पर बल देती है। ये विचारधारा विभिन्न दर्शनग्राही है तथा सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रबंध में समाहित करती है। ये कर्मचारियों को अपनी योग्यता, कौशल व अंतःशक्ति का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक संबंधों के साथ साथ वैज्ञानिक विश्लेषण को भी स्वीकार करती है। ये मानव संसाधनों की प्रभावशीलता में वृद्धि करके संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि का लक्ष्य रखती है। प्रबंध में नूतन प्रवृत्तियों का युग। 5वां है क्रमागत जो प्रबंध के व्यवस्थित विकास का युग है, उसका 5वां भाग है प्रबंध में नूतन प्रवृत्तियों का युग। द एज ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड इन मैनेजमेंट। 1950 के बाद प्रबंध के क्षेत्र में विभिन्न विचारधाराओं के एकीकरण एवं संयोजन का दौर प्रारंभ हुआ तथा कई नवीन प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ।
और व्यावसायिक प्रबंध में अनेक अनुसंधान, प्रयोग व परीक्षण तेजी से किए जा रहे हैं। संक्षेप में हम प्रबंध के क्षेत्र में पनप रही नूतन प्रवृत्तियों, विचारधाराओं का विवेचन निम्न प्रकार से कर रहे हैं। प्रणाली विचारधारा, सिस्टम्स थ्योरी। प्रबंध विज्ञान दृष्टिकोण के विकसित होने का एक प्रभाव यह हुआ कि प्रबंध में भी इंजीनियरिंग की भांति प्रणाली विचारधारा का प्रयोग होने लगा है। 1950 के बाद के दशकों से ही ये प्रवृत्ति तेज हुई। प्रणाली विचारधारा प्रबंध सिद्धांतों का कोई समूह नहीं, वरन प्रबंध के बारे में चिंतन का एक ढंग है। ये प्रबंध कार्यों की एकीकृत, अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर प्रकृति को दर्शाती है। ये प्रबंध को वातावरण से जोड़ती है तथा उनकी अंतर्क्रियाशीलता को स्पष्ट करती है। संभाव्यता प्रबंध, कंटीजेंसी मैनेजमेंट। आधुनिक युग में बदलते हुए सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के फलस्वरूप प्रबंध में संभाव्यता दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। ये दृष्टिकोण बतलाता है कि भिन्न भिन्न दशाएं प्रबंध की भिन्न भिन्न तकनीकों के प्रयोग की मांग करती है। इसके अनुसार प्रबंध का कोई एक सर्वश्रेष्ठ ढंग नहीं हो सकता। ये दृष्टिकोण सब पर निर्भर करता है, आधारित है। परिमाणात्मक प्रबंध, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट। आज प्रबंध में सांख्यिकी, गणितीय में इंजीनियरिंग तकनीकों का तेजी से प्रयोग किया जा रहा है। प्रबंध के निर्णयों कार्यों में भौतिकी, क्रियात्मक अनुसंधान व अन्य परिमाणात्मक ज्ञान का आधार निर्मित किया जा रहा है। फलस्वरूप प्रबंध एक कौशल होने के साथ साथ एक परिमाणात्मक विज्ञान भी होता जा रहा है। प्रबंध सूचना पद्धति, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही प्रबंध में सूचना प्रणाली का महत्व बढ़ गया है। सूचना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। प्रबंध के निर्णयों को तीव्र व सुदृढ़ बनाने के लिए सूचनाओं का एकीकृत प्रबंध सूचना पद्धति, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही प्रबंध में सूचना प्रणाली का महत्व बढ़ गया है। सूचना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। प्रबंध के निर्णयों को तीव्र व सुदृढ़ बनाने के लिए सूचनाओं का एकीकृत तंत्र निर्मित किया जाने लगा है। इससे प्रबंध की सामयिक कार्रवाई होती है, टाइमली एक्शन होता है। प्रबंध की झेड़ विचारधारा, झेड़ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की झेड़ विचारधारा जापानी प्रबंध दर्शन में जापान में प्रयुक्त प्रबंध तकनीकों का ही दूसरा नाम है। 1981 में विलियम जी आउची ने अमेरिकी संगठनों में जापानी प्रबंध के दर्शन को अपनाए जाने का सुझाव दिया था। प्रबंध की झेड़ विचारधारा मानवीय संबंध के सिद्धांतों तथा वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों का योग है। विभिन्न देशों में इस विचारधारा को मान्यता दी जा रही है। 7S मैकेंजी मॉडल, द मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। प्रणाली विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में ही संगठनात्मक प्रबंध के बारे में 7S संरचना का विचार मैकेंजी ने प्रस्तुत किया है। थॉमस पीटर्स एवं रॉबर्ट वाटरमैन तथा रिचर्ड पास्कल एवं एंथनी एथोस की जोड़ियों के साथ मिलकर मैकेंजी ने ये मॉडल तैयार किया है। उनके अनुसार संगठनात्मक प्रबंध 7 घटकों यानी 7S, जो पहला है व्यू रचना, स्ट्रेटेजी, दूसरा संरचना, स्ट्रक्चर, तीसरा प्रणालियाँ, सिस्टम्स, चौथा स्टाफ, पांचवा शैली, स्टाइल, और छठा कौशल, स्किल, तथा सातवां अधिलक्ष्य यानी सब ऑर्डिनेट गोल्स का जोड़ है। इनमें अंतर्निर्भरता का संबंध होता है। अतः किसी एक घटक में परिवर्तन होने पर सभी में आवश्यक समायोजन आवश्यक हो जाता है। अतः प्रभावी प्रबंध के लिए इन सभी घटकों में एक अच्छा समायोजन बना रहना चाहिए। सुधारवादी आंदोलन, रिविजनिस्ट मूवमेंट। 1950 के दशक में कुछ अमेरिकन अनुसंधानकर्ताओं व विचारकों ने प्रबंध की परंपरागत विचारधाराओं का परीक्षण करके उनमें सुधार करने का प्रयास किया था। सुधारवादी विचारक परंपरागत प्रबंध सिद्धांतों व विचारों को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हैं, वरन जो विचार प्रयोग व परीक्षण के बाद खरे नहीं उतरते हैं उन्हें त्यागने पर बल देते हैं। नवीनतम अनुसंधान तकनीकों, व्यापक प्रयोगों तथा कड़े परीक्षणों के बाद प्रबंध की अनुपयुक्त तकनीकों व सिद्धांतों को त्यागने अथवा उनमें परिवर्तन किए जाने पर बल दिया जा रहा है। लीचफील्ड, साइमन, मार्क, आल्गिरस, हेयर, लिकर्ट, वारेन बेनिस आदि सुधारवादी प्रबंध विचारक इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उपयुक्त संपूर्ण विवेचन करने से यह स्पष्ट होता है कि आज भी व्यवसाय प्रबंध की विचारधाराओं में तेजी से शोध व परिवर्तन हो रहे हैं। आज एक शताब्दी के बाद भी प्रबंध की कोई एकीकृत विचारधारा नहीं बन पाई है।
वस्तुतः प्रबंध ज्ञान की विविधता, विचारकों के भिन्न भिन्न प्रवेश व प्रबंध की विकासमान प्रकृति के कारण ही ये हुआ है, किंतु आज एक समीकृत विचारधारा की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। इस प्रकार प्रबंध विचारधारा का क्रम विकास के चरणों को आपने अध्ययन किया है। धन्यवाद।